एक कवि हुए हैं जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, सुना है आपने? तो हरिवंश राय बच्चन का एक फेमस कथन है कि बिना संघर्ष के जिंदगी नहीं, मतलब कि जीवन है तो संघर्ष है। मतलब सभी के जीवन में लगभग संघर्ष होते ही है, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में बिल्कुल भी संघर्ष ना हो। ठीक है, सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं और उन संघर्षों से लड़ते हुए आप जीवन में सफल होते हैं। और यहाँ पर आज अपन बात करें सफलता की, तो सफलता क्या होती है? जैसे आप अभी मान लीजिए 12th में हैं, तो आपके लिए सफलता क्या है कि भैया अच्छा स्कोर करना और हम टॉपर हो, हमारे ऊपर कोई और नहीं हो हमारे स्कूल में स्कोर के मामले में, ये आपकी सक्सेस है। जो नीट वाले बच्चे बैठे हैं उनके लिए सेलेक्ट होना, ये उनकी सक्सेस है। तो सक्सेस जो होती है वो एज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमेशा अलग अलग बदलती रहती है। अपन ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर ये चीज़ ही सक्सेस है। सक्सेस हर वक्त बदल जाएगी। जैसे अभी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया तो वो उनकी सक्सेस है। ऐसा नहीं कि सक्सेस के बाद इनका स्ट्रगल खत्म हो गया, इनका संघर्ष खत्म हो गया, इसके बाद से असली संघर्ष शुरू हो जाएगा। असली संघर्ष शुरू होगा कि आप 4 साल तक या 4.5 साल तक या 5 साल तक आप करेंगे MBBS, तो उस MBBS में हर साल आपको जो है वहाँ के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, किसी एग्ज़ाम में बैक नहीं लगनी चाहिए, सारा सब कुछ पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ने को होगा। यहाँ पे तो पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको मात्र 2 11-12 की NCERT पढ़नी बायोलॉजी में, और वहाँ पर ले दे के इतनी बायोलॉजी इतनी है कि आपको पर्टिकुलर एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, दोनों भी कंबाइन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी अलग, फिजियोलॉजी अलग, और सबकी ये मोटी मोटी किताब है। आपकी अकेली एनाटॉमी में वीडियो चोरी से कितने सेगमेंट आ जाएंगे, देखे होंगे आपने, लाल कलर की किताब पढ़ी ना, अंदर वो कितने सेगमेंट आते हैं। फिजियोलॉजी तुमने देखी, सिंगुलिंगम कितनी बड़ी होती है। तो पर्टिकुलर हर चीज़ का अलग है। तो फर्स्ट ईयर का था, आगे जाओ सेकंड ईयर में एम्ब्रियोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह इतने आते जाएंगे। टोटल अभी मेरा दोस्त बता रहा है PG के 19 सब्जेक्ट अभी हो जाएंगे टोटल उसकी, है ना, PG का जब एग्जाम देने जाएंगे। जैसे अभी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहाँ पे ओनली बायोलॉजी रहती है, बायोलॉजी में जूलॉजी रहती है, उसमें कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? 19, है ना। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, जो उसने बताया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा संघर्ष है उसका। और ये संघर्ष होने के बाद MBBS क्लियर हुई। MBBS क्लियर होने के बाद नाम के आगे लग गया डॉक्टर। उसका रत्ती भर महत्व नहीं है जब तक कि PG नहीं करे। MBBS करने के बाद PG करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। और PG करने के लिए जैसे नीट UG का एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट UG का एग्ज़ाम होता है वैसे नीट PG का एग्ज़ाम होता है। तो उस नीट PG के एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। और 4 साल में वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, 4.5-5 साल में वो का वो वापस में क्वेश्चन पूछे, जैसे 11-12 में जो पढ़ रहे हो और उसमें से वापस नीट UG का क्वेश्चन बनता है, वैसे उस साल में से नीट PG के क्वेश्चन बनते हैं। और नीट PG क्लियर करने के बाद फिर आगे आपकी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें है ना, उसके बाद पहले जूनियर रेजिडेंसी, उसके बाद फिर से एक और एग्ज़ाम, फिर सीनियर रेजिडेंसी, ऐसे आगे से आगे आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। और जब सब कुछ बढ़िया हो गया, सब सेट हो गया, अब काम करना शुरू किया। हॉस्पिटल खोलने में मतलब बहुत करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हॉस्पिटल तो आसानी से कोई खोल भी नहीं पाता। पहले तो दूसरे हॉस्पिटल में काम वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन होता है, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, उन सब के बीच में अपने आप को सिद्ध करना। तो वहीं पर आपके संघर्ष बहुत सारे हैं। जो लोग इस फील्ड में नहीं भी जा रहे हैं दूसरे फील्ड में, तो उनके अलग अलग फील्ड में भी इस तरह से संघर्ष है। आप बताइए, जो 12वीं के बाद BSc करेंगे, आप 12वीं में अपने यहाँ पे टॉप कर लिए, टॉप करने के बाद आपने BSc कर ली, फिर मन किया किसने कहा B.Ed कर लिया तो आपने B.Ed कर ली, फिर रीटेट के एग्जाम हुए या फिर और कोई पटवारी वगैरह का एग्जाम हुआ, तुम 12वीं में यहाँ पे टॉप कर गए। और फिर जैसे ही कॉलेज में गए तो कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे वो सब अपने अपने स्कूल के टॉपर आए हुए हैं। फिर कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में पूरे राजस्थान का एक साथ हो रहा है, सभी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, उनमें से कोई सेलेक्ट हो रहा है, तुम्हारा कहीं नंबर ही नहीं है और तुम उसको लेके डिप्रेशन में पड़े हो कि जीवन का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, कोई ज़िंदगी की असलियत ही नहीं रही, हम तो कहाँ चले गए। इसलिए सफलता हर कदम पे अलग अलग होगी। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आप जिस कदम पे हैं, जिस पायदान पर है, वहाँ पर आपकी सफलता, जैसे कि यहाँ पर जो है बच्चे नीट के लिए बैठे हैं, या किसी बच्चे के मन में JEE का हो सकता है, तो वो 12th में तो अपनी तरफ से मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा हो तो वो JEE के लिए बैठे हैं। तो किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है? सक्सेस के लिए हमें बहुत सी, मतलब एक चीज़ से या 2 चीज़ से अपन बता नहीं सकते इसकी वजह से अपन को सक्सेस मिलेगी, लेकिन किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए या नीट JEE जैसे फील्ड में कम से कम सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मान लो नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी खुद की इच्छा नहीं है, बल्कि घर वालों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, माता पिता ने थोड़ा प्रेशर डाला कि देख शर्मा जी का लड़का ये बन गया, तू नहीं बनना और जा बन के आ जा फटाफट। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो बताओ, कोई ऐसा है क्या तो घर वालों के प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ करना चाह रहा है? अगर है तो भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि घर वालों के प्रेशर में आप इस तरह के एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है ना, पहली चीज़ है। अब इस एग्जाम में अपन को चाहिए क्या? तो अपन को जिनकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो है IQ। क्या होता है IQ?
हाँ शाबाश, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है ये क्या चीज़ होती है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसको आप ये समझ सकते हैं देसी बोलचाल में मात्रा, आपकी इंटेलिजेंसी की मात्रा, आपके अंदर कितना आप कितना रीजनिंग, आपके अंदर रीजनिंग, आप कह दीजिए लॉजिकल, यानी कि आप कितने तार्किक हैं। सही मायनों में देखा जाए आप कितने तार्किक हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता कितनी है, ये आपके अंदर कम से कम होना चाहिए। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसका मतलब तार्किक या लॉजिकल से अपना क्या लेना है? जैसे इसमें है कि आपको है ना डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग आती कि नहीं आती? आप 4 में से 3 गलत को छोड़ करके एक सही को चुन सकते कि नहीं चुन सकते? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है उसको यहाँ पे परखा जाता है। और आप खुद जब पेपर देके बैठे आपको लग रहा होगा कि आता सब कुछ ही है। अगर 10 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाए एनसीईआरटी, 10 बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ पढ़ा रहा तो सही पढ़ा रहा है, लेकिन आपने उसको पढ़ने के बाद सेम चीज़ पूछी गई, आपको पढ़ाया गया वही, उसमें से आप डिसीजन ले पा रहे नहीं पा रहे, इनमें से ये सही है बाकी 3 गलत है, बारीकी से कुछ खेल खेला गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे आज के पेपर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है बिल्कुल सही आता है लेकिन फिर भी गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ ना। किस वजह से हुआ? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाए कि इनमें से इसको चुनना है कि इसको। 2 तो उन्होंने खत्म कर दिए भाई, ये 2 तो ऑप्शन तो खत्म है, अब इन दोनों में से कोई है, लेकिन दोनों में से तुम राइट नहीं चुन पाए। कहीं क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन तुमने कर भी लिया होगा, जिनमें नहीं कर पा रहे उनमें प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए। अब एक डॉक्टर को इसी कहाँ जरूरत होती है भैया? डॉक्टर को मान लीजिए एक पेशेंट आया, पेशेंट को मधुमक्खियों ने बहुत ज़्यादा काट लिया और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है हिस्टामिन वगैरह आ गया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी सूज रही है। अब इसको इस वक्त कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए? अगर डॉक्टर उसी टाइम पर नहीं सोच पाया तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए इस एग्जाम को ऐसा बनाया गया कि आपके अंदर भी वो कैपेसिटी तुरंत उस टाइम से आना शुरू हो जाए, और जो इसकी कैपेसिटी रखते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वही इस फील्ड में आए और बाकी लोगों की छटनी हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इस एग्जाम को ऐसा डिजाइन किया गया है। नीट का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उलझाया जाता है। जैसे जेई का पेपर होता है टफ होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत होती है। नीट में लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, गहराई उतनी नहीं है जितनी जेई में, समझ रहे? तो सबसे पहली चीज़ ये, जैसे मान लीजिए वो पेशेंट आए तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव एलर्जी वाला केस ऐसा कुछ आ गया सामने, किस वजह से होगा, अपन जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे क्या है, इसको क्या ट्रीटमेंट दें, सब कुछ सोचना पड़ता है उसी टाइम पे, है ना। और ऐसा नहीं कि तुम घर जाके सोच के कल आओ के बताऊंगा इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप जेई का पेपर देखो तो जेई के पेपर में क्वेश्चन कम करने होते हैं, टाइम उनको बहुत सारा मिलता है। नीट वालों को टाइम नहीं मिलता, टाइम का बहुत फाउंडेशन रहता है उनके ऊपर, क्योंकि जेई में वही फंडा है कि जेई में उनको जो है इस तरह से पेपर दिए जाएगा क्वेश्चन कि बहुत टफ क्वेश्चन है, तेरे को टाइम दिया तो जितना दिमाग लगा सकते लगा ले। इसी तरह से उनको जब टास्क दिए जाते हैं, तुमको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इस तरह की कोई मशीन बनानी, तुमको टाइम दिया तो टाइम दे करके फिर उस चीज़ों के ऊपर सोचता है ना। तो उसको शुरू से वैसे बच्चों को लिया जाता है जो ज़्यादा गहराई में जा पाते हैं। नीट में बिल्कुल गहराई की जरूरत नहीं होती है, सुपरफिशियल पूछेंगे, सब कुछ सुपरफिशियल। तुम ये दिमाग में अगर ऐसा भ्रम है तो छोड़ दो, नीट का पेपर हार्ड आता है, बहुत ईजी पेपर आता है, बहुत ईजी। तुमको जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं, तुम सब सोचते हो जो चैप्टर पढ़ लिया उसमें सारा ईजी, तो हर चैप्टर से ईजी क्वेश्चन ही आता है। बस आप उस टाइम को सोच पाए कि नहीं सोच पाए, डिसीजन ले पाए कि नहीं ले पाए, ये होना चाहिए। नॉर्मल आईक्यू की बात की जाए तो आईक्यू किसी का आईक्यू 90 से 110 के बीच, तो एक आईक्यू की नॉर्मल रेंज है जो आम लोगों की होती है, आपके घर में आपके माता पिता की, आपके आस पड़ोस की, इन सब के लोगों की जो नॉर्मल आईक्यू का रेंज है वो इतना रहता है। अगर अपन बात करें इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो आपका 120 से लेकर के 140 के बीच में आपका आईक्यू है तो आप नीट देने लायक बच्चे हैं कि आप नीट दे सकते हैं। और अगर किसी का 140 के पार मान लो 160 या 160 प्लस है तो फिर वो पर्सन गॉड गिफ्टेड है, मतलब कि ऊपर वाले ने उसको शुरू से ऐसा बना करके भेजा है, बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू वाला है। हाई आईक्यू वाला तो अच्छी बात है, होते हैं ऐसे बहुत सारे, आपने सुना भी होगा। कोई बच्चा है बैठा हुआ है, पहली क्लास में मैडम बोल रही है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बच्चा बोल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? प्रिंसिपल को बुलाओ जल्दी, प्रिंसिपल बुला के लेगा, बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, कितने दिनों से देखने और सिखाते हैं, सीखता ही नहीं है। बच्चे को बुलाया, उसका टेस्ट लिया, पता चला बच्चे का आईक्यू जो 250 पार जा रहा है। आप इसको अ से अनार, आ से आम, इसी इमली पढ़ा रहे हैं, ये लायक ही नहीं है, तो 10वीं क्लास के लेवल का समझता है। तो फिर उसको वहाँ से निकाल करके 10वीं क्लास में भेजा गया है। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा इतना हाई लेवल का। तो फिर ये बच्चे होते हैं जो 10-12 साल की उम्र में अपना पढ़ाई खत्म करते हैं, 15 साल की उम्र में कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बन जाते हैं। होते कुछ ऐसे गॉड गिफ्ट, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना, ऐसे होते हैं ना। तो उन हाई आईक्यू उनका, इतिहास में बहुत सारे लोगों का ऐसा आईक्यू हाई रहा है। जैसे कि आपने सीवी रमन के बारे में सुना होगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा, तो वो हाई आईक्यू वाले हैं। लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते ना गॉड गिफ्टेड। तो जिनका एवरेज इतना है आईक्यू, वो ठीक है नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
और ये IQ वगैरह टेस्ट होते हैं, पहले पुराने टाइम पे होते नहीं थे, आजकल IQ के टेस्ट भी होते हैं, पता लगा सकते हैं किसका IQ कितना है। IQ जो होता है इसके बारे में ध्यान रखना है, जेनेटिक होता है। कैसा होता है? जेनेटिक। मतलब कि मेरा IQ कैसा होगा ये मैं निर्धारित नहीं करूँगा, मेरा IQ कैसा होगा ये मेरे माता पिता ने निर्धारित किया है। उनसे जो जीन मिले, जो DNA अपने पास है, उस DNA की वजह से मेरा IQ है। आप IQ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर सकते, आपका जितना IQ उतना ही रहेगा। हाँ, आप थोड़ा बहुत मेहनत करें, प्रयास करें तो उसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं, थोड़ा सा। तो अपने IQ में थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर कोई इस रेंज का है, क्या वो नीट का एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या क्लियर कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। इस रेंज वाले भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में आपके पास अटेम्प्ट्स हैं। अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं तो आप पहली बार में चीज़ों को सीखेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार और 3-4 बार में तो आपको प्रयास हो जाएगा। भले IQ नहीं है लेकिन आइडिया लग जाएगा, ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, तो फिर कर सकते हैं। तो जो इस रेंज वाले होते हैं ना, वो भी बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं और इस रेंज वाले भी बनते हैं। वो कहते हैं ना 12 के साथ सेलेक्ट हो गया, वो वैसे वाले। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं ऐसा, और जो ऐसे होते हैं वो 4-5 साल लगा लेते हैं लेकिन वो भी कर लेते हैं। करते सभी हैं, ऐसा नहीं कि सेलेक्ट नहीं होते नीट में। आप तैयारी करते रहिए, सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो आपके हिसाब से अब ये इसमें ना तो टीचर की गलती है, ना तुम्हारी गलती, ना तुम्हारे माता पिता की गलती, वो तो सब हो गया जेनेटिक से। IQ आपका जितना है उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत उधर ऊपर चढ़ाव हो जाएगा, है ना। तो ये वाला मामला है, और उसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा IQ कम है कि ज़्यादा है कि नहीं है, उसको आप नहीं सोचेंगे। वो जो हो गया अपन को उसके बारे में सोचना भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका IQ बहुत ज़्यादा है तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका IQ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो फिर भी डॉक्टर बन गए बाई चांस। या तो ये वाला मामला रहा होगा, पंचवर्षीय योजना, है ना, या फिर किसी और कारण से कि तुक्का उक्का लग गया, कुछ हो गया, है ना, और ऐसा हो जाता है, बन जाते हैं। वो बहुत कम IQ वाले डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन गुड परफॉर्मर नहीं होते हैं, वो एक अच्छे परफॉर्मर नहीं होते हैं। और वो बस डॉक्टर बनते हैं तब सुनने में आता है कि हाँ सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद वो गुमनामी में पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा IQ वाला होता है, वो धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने काम में गुड परफॉर्मर होगा वो, तो अपने काम में निखार नजर आएगा। तो आप जब एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे तब आप किसी का इलाज करेंगे, वो बताएगा वहाँ पे एक डॉक्टर से इलाज करा, बहुत शानदार डॉक्टर है। कोई क्यों नहीं चाहेगा कि हाई IQ वाले डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। एक डॉक्टर के पास गए और हमने तो बताया कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा अच्छा ये तो 2 ही सिम्टम बताया, रुको मैं बताता हूँ, तुम्हें ये भी हो रहा होगा, तुम्हें ये भी हो रहा होगा, तुम्हें ये भी हो रहा होगा। हमने बताया नहीं उसे, तो उसने बता दिया, सब कुछ हमको हो रहा था। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर था। तो ये क्या था? हाई IQ। समझे नहीं समझे? इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका IQ कितना है। हाँ, इसके नीचे जिनका IQ होता है ना, वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, मेंटल, थोड़े से मेंटली रिटार्डेड, वो पर्सन होता है, उनका IQ इससे नीचे रहता है। ठीक है, और मेरा अनुमान है कि आप सभी इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर, इसके बीच में, या फिर इस रेंज में है ना। आप में से कोई अभी अपने आप को यहाँ नहीं समझे तो रम खा नहीं समझे, अभी तो मेरे को वैसा दिख नहीं रहा है ना, जितना आपके टेस्ट हो रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये अपने हाथ की बात नहीं होती। अपने हाथ में क्या है? मेहनत करना, तो मेहनत करता है। तो पहली चीज़ समझ में आई, है ना। मैं तुमको बता रहा हूँ इसमें इन चीज़ों का रोल होता है। मतलब आप किसी को देख रहे हैं कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि भैया शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, तू भी कर, तो उनको बताओ भाई ये रोल देखो, आप शर्मा जी का पेडिग्री उठा के लाओ, उनकी मम्मी का, बच्चे की मम्मी का पेडिग्री उठा के लाओ, और फिर देखो, और आप हमारे अंदर देखो, आपकी पेडिग्री में देखो दादा दादी को, इनको, है ना। तो उनको बताओ, कंपेरिजन नहीं करे ऐसे, समझ रहे हो, इसमें ये चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ अपन इस मामले में देखें IQ के बाद, और बताइए आपके हिसाब से और किस चीज़ का रोल होता है? कॉन्फिडेंस का भी अच्छा खासा रोल होता है। कॉन्फिडेंस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले हमने कॉन्फिडेंस की बात कर ली थी, शायद आपको याद आ रहा है, कॉन्फिडेंस के बारे में बता दिया था, इसलिए मैं आज कॉन्फिडेंस की बात नहीं करूँगा। जो बात पता है वो दोबारा क्यों बताएं, है ना। एक चीज़ और होती है EQ, इसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशिएंट, या इसको एक और बोलते हैं, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी के मन में अगर यार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मेरा IQ ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना तो उसका IQ कम होता है। अपने इमोशंस को रजिस्ट करना, उनको एक्सप्रेस ना करना, ना तो ज़्यादा दबाना ना ज़्यादा एक्सप्रेस करना, बीच के लेवल बनाए रखना, वो IQ होता है। अब इस नीट जैसे एग्जाम में इसका क्या लेना देना है? मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। देखो बेटा, एक बच्ची है जो तैयारी कर रही है, यहाँ से किसी दिन वो कहीं स्कूल में गई, किसी XYZ पर्सन ने उसको देखा, ए छोटू इधर आ, ये लड़की क्या कर रही है आजकल? सर ये नीट की तैयारी कर रही है। अच्छा, नहीं होगा इसका। इसी को क्यों बोल रहा है इस बच्चे को? क्योंकि ये बच्चा उस लड़की को जानता है और कहीं न कहीं ये बात उस लड़की तक पहुंचा देगा। अब उस लड़की को ये बात पता चलेगी
कि मिस्टर एक्स ने आपके लिए कहा कि आपका सिलेक्शन नीट में नहीं होगा। मैं XYZ ले रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर ऐसे लोग करते हैं, जो भी तैयारी कर रहा होता है, चाहे नीट की कर रहा है, चाहे रीट की कर रहा है, चाहे पटवारी की कर रहा है, जिसकी भी कर रहा हो, बोले माँ बाप के पैसे डुबाएगा, है तो ये तो कुछ नहीं करने वाला, भले बाहर भेज के बाहर जाके पैसे डुबा के कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा बोलते हैं, होता है बिल्कुल। तो वहाँ पर इमोशन हो जाते हैं बच्चे, इमोशनल, और बच्चे के बड़े भी हो जाते हैं। कोई कुछ काम कर रहा है उसके लिए बोल दिया जाए तो खुद ही इमोशनल हो जाएगा, है ना, और वहाँ पर उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आता है। इस चीज़ से बचना है, इसके लिए क्या इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। सभी में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है ना। कोई अगर बहुत ज़्यादा रोता है तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं के बराबर है, और कोई कभी नहीं रोता है तो भी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, रोना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, सर पूछते थे हमारे को कि तुम्हारे पेपर हुआ है माइनर के अगले दिन, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल रोए थे, तो पूरी क्लास हाथ खड़ा करती, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते जो हाथ खड़ा नहीं करते। रोते क्यों थे? क्योंकि पेपर होता था ना 180 क्वेश्चन का पेपर, तो सोल्व करते थे, और फिर रोना आता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर रहे, हमारे माँ बाप इतनी मुश्किल से हमको पढ़ा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये हमारा रिजल्ट है। अपने ऊपर रोना आता था, लेकिन एक बार रोने से मन हल्का हो जाता है, तो कभी कभार रो लेना चाहिए, है ना। हमारे तो मतलब सर तो मजाक में कहते थे, रोया करो, तुम्हारी आंखों में जो होती है ना लेक्रिमल ग्लैंड, उसमें पानी भरा होता है, और रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, इसलिए पानी को खाली कर दिया करो, है ना, मजाक में। तो ऐसे रो लेना चाहिए कभी कभार। बहुत ज़्यादा रोने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोना चाहिए, रोने से मन भी हल्का होता है। और अभी मत रो रहे तुम तो सीरियस हो गए, अभी नहीं रोना है, कभी अकेले में जब जी करे, जी भर के एक बार रो लो, मन हल्का हो जाएगा। ऐसा किया भी होगा आप लोगों ने ना, जो नहीं किया तो करना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो अपने इमोशंस को रजिस्ट करना वो कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको इमोशनल रजिस्ट करने का मतलब, अब आपको पता चला आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, आपने 2 दिन की पढ़ाई खराब कर दी, 2 दिन की आपकी पढ़ाई बर्बाद, इससे बताइए कोई फायदा हुआ क्या? बड़ा नुकसान ही हुआ ना। तो क्यों करना है ऐसा, है ना। मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि नीट में 90-45 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 5 छोड़ने हैं, 45 करने हैं, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 5 छोड़ने हैं, 45 करने हैं, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में आएंगे, 10 छोड़ने हैं, 90 करना है। तुमको पता है कितने पे सिलेक्शन होता है, तुमको पता है क्या होता है, सब कुछ पता है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें सचमुच चीज़ों को समझने की जरूरत है। एक लड़की जो आज पेपर था और 2 दिन से उसको आता सब कुछ, पेपर के डर से उसका बीपी और हार्ट रेट इतना बढ़ गया कि उसको उदयपुर ले जाना पड़ा। और मैं डांट रहा था IQ नहीं टेस्ट है, फिर उसके पेरेंट्स का फोन आया तो पेरेंट्स ने बताया ऐसी कंडीशन हो गई। तो मेरे को लगा यार सेमिनार की सच में जरूरत है। उनको ये नहीं बताना बच्चों को कि तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बच्चों को ये बताना है कि यही चीज़ों से अपने को, इन चीज़ों की वजह से आप पीछे जा रहे हैं। आपको आता सब कुछ, अभी इसके इतने बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं निष्ठा के, और ये बेटी के रही है, मेरे हाथ पैर धूज रहे, मतलब पेपर से पहले हाथ पैर धूज रहे, जबकि न तो मैं कभी किसी को डांटा। इवन मेरे को ऐसा लग जाता है कि कम स्कोर आया तो रिजल्ट भी बताता नहीं हो कम स्कोर होने पर, ताकि बच्चे परेशान नहीं हो, लेकिन वो हो जाता है। तो वो भी तो एक इमोशन ही है आपका, उस पर भी आपको कंट्रोल होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करने की पावर, उसको अपन इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसको डेवलप करना है, ये अपने आप नहीं आती है। मतलब जब बड़े हो जाते हैं ना, जितना ओल्ड एज का इंसान होता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा होती है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती उम्र के साथ आती है। कुछ जीवन में ऐसा घटना घटित हो जाए जिसकी वजह से लगता है, जैसे मेरे पास हाथ भी ऐसा 1 आध बार हुआ था, 2 बार हुआ था, जिसकी वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी डेवलप हुई है। बाकी पहले इतना नहीं था, पहले मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं वही सोचता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा उसी में। लेकिन कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी होगी जिन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दी मेरे को, जिसकी वजह से अब कोई मेरे बारे में कुछ कह भी दे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी करे, अपने कोई लेना देना नहीं है। बोले सर आज आप वो वाले सर आपके बारे में ऐसी बात कर रहे थे, करने दो। ऐसी बात क्यों कर रहे तुमको पता है? वो ऐसी बात करे पर कर तो रहना। आप मुझे मेरे लिए अच्छा कहो, मेरे लिए बुरा कहो, लेकिन मजे की बात है आप मेरे को इग्नोर नहीं कर रहे। या तो अच्छा करे बुरा करे, बात तो कर रहे ना, तो बात करना अच्छी बात है। बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। तो इसका मतलब कहीं पर भी बात हो रही, मतलब बात है तभी बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे इस चीज़ को ले रहे हैं, देखो पर अच्छा कैसे कह दिया, देख लूँगा मैं उसको, ऐसे चलता था पहले। तो धीरे धीरे ये आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए, है ना। शुरुआत में कम होती, जब मैं आपकी उम्र में तो मेरे में 0 के बराबर थी, ऐसे टीचर बन गया तब भी नहीं थी, है ना। उस टाइम पे मैं बच्चों से लड़ जाता था, मतलब कोई बच्चा मेरे सामने बोल जाता मैं भी उससे लड़ जाता। तो कैसे बोल दिया ऐसा, है ना। आप तो बच्चे बोलते नहीं है सामने, क्योंकि वो धीरे धीरे, पर शुरू नए टीचर होते हैं तो बच्चे भी डराने करते हैं पूरे, क्योंकि बच्चे उम्र में मेरे से बड़े थे। मैं गलत जगह पढ़ाने चला गया। गलत जगह का मतलब मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों को पढ़ाता था मैं उस टाइम पे। तो मेरे लिए वो एक तरह से जगह गलत ही थी कि छोटे बच्चों को पढ़ा भी पाते, बड़े लोग आसानी से तो डाइजेस्ट नहीं करते उस बात को, बचाते नहीं कि भाई छोटी उम्र का हमको किससे पढ़ा रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ समझ में आने लगी तब उन्हीं का फेवरेट बन गया मैं, है ना। तो ये है कि उस चीज़ पे उस टाइम पे थोड़ा सा डेवलपमेंट जरूरी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप होता है। बस उन चीज़ों को आप इग्नोर करिए, भाई कोई कुछ भी कहने दो,
इमोशनल जो है, इमोशंस उनका मैनेजमेंट आना चाहिए। इमोशन का मैनेजमेंट, इमोशन का मैनेजमेंट कैसे आएगा बेटा? इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार बच्चे कहते सेमिनार रखो, इसके आगे एक शब्द बोल रहे हैं मोटिवेशनल सेमिनार रखो। मतलब कि आपको मोटिवेट होने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है। किराए के होते हैं बहुत सारे जो मोटिवेशन देते हैं, किराए के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किराए के तो मोटिवेशन है। ये मैं जो दे रहा हूँ ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है। ऐसा नहीं तुम पहाड़ पे चढ़ सकते हो, एक बार अपने मन में सोचो, तो अगर तुमने सोच लिया तुम चढ़ गए पहाड़ पे, ये सब बकवास है। ऐसा होता है बहुत सारे, आप यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो, या उसे रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं होता। आप पर देखते हैं 5 मिनट की रील होगी, 1 मिनट की रील होगी, उसको देखोगे या तो उसको देख के या आधे घंटे का वीडियो उसको देख के एकदम यूं चले जाएंगे टॉप पर, है ना। उससे होने कुछ नहीं वाला, फिर से यूं। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए क्योंकि आप किराए के मोटिवेशन जो स्पीकर होते हैं उनसे आप मोटिवेशन लेते हैं, आओ उनको मोटिवेट कर दो, वो आके आपके अंदर हवा बढ़ना शुरू कर दे, आप फूल जाते हैं पूरे। और जैसे गुब्बारा खुला पूरा ऊपर जाते जाएंगे, हीलियम गैस निकली फिर से ज़मीन पर। ये मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? सेल्फ मोटिवेशन बार बार क्वेश्चन करने से, बार बार चीज़ों को पढ़ने से और अपने काम में लगे रहने से आएगा। दूसरे कामों से बचो, आप दूसरे कामों में जाओ मत। आप इस मोटिवेशन की खोज में मोबाइल पर चलाना शुरू कर दो ना, मोटिवेशन तो कहेंगे आधा घंटा और खा गया वो, तुम्हें कहाँ जरूरत है आधा घंटा वेस्ट करने का। आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कर दे, तुम्हारा अपने आप ही एनर्जी बढ़ जाता है, यार मेरे को 10 क्वेश्चन और नए सीखने को मिल गए। इसकी ज़रूरत है तुम्हें, न कि उसकी ज़रूरत थी। समझ लो ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ भी काम नहीं करते। उसी टाइम अच्छा लगता है जिस टाइम चल रहा है, उसके तुरंत बाद खत्म। आप रील देख रहे हो, रील देखते ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रील जैसी स्वाइप हो गया, अगली रील आ गई कॉमेडी वाली, वो मोटिवेशन वहीं खत्म हो गया, पता नहीं चलेगा। वाष्प अवस्था में अपने सारा मोटिवेशन त्याग दोगे तुम, उर्दू पातन हो जाएगा तुम्हारे मोटिवेशन का। समझ गए? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब अपने माँ बाप को देखो ना। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशन की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को पता है अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरी आगे वाली कंडीशन कैसे होने वाली है, माँ बाप कैसे पैसा भरेंगे, कैसे क्या होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा जो कुछ किया, लेकिन उस स्थिति से निकाल दिया, खुद भी निकला, अपने मम्मी पापा को भी निकाला। तो आप देखो आपके, हाँ हो सकता है कि फैमिली पूरी सेटल है, लेकिन कोई न कोई तो ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ अलग है और मैं सबकी लाइफ के अंदर घुस नहीं सकता। मेरे को नहीं पता किसके साथ किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में अंदर कुछ ना कुछ तो गोल ऐसा होगा जो आपके माँ बाप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप वही करो। समझे नहीं समझे? उसके लिए करना है। अब माँ बाप क्यों कर रहे हैं ऐसा आपको ज़्यादा पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपका माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि उनका कहीं सपना रहा होगा, वो नहीं बन पाए तो आपको बना रहे होंगे, या फिर और कोई वजह होगी कि आपके माँ बाप बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारे और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही गरीबी में रहें, है ना। और यह हो सकता है कि आपके माँ बाप को उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आपने अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में किसी डॉक्टर की या किसी इंजीनियर की या किसी वकील की देखी होगी, और वो चाहते कि हमारे बच्चों को भी वैसी इज्जत मिले, इसके लिए आपको पढ़ा रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। कैसे भाई समाज के अगर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे इसलिए वो स्कूल भेज दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सोच रखा है आपके लिए, भले कहे या ना कहे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें किसी और के लिए नहीं करना, अपने मम्मी पापा के लिए करना है। जब भी टाइम मिले मम्मी पापा के साथ बैठ के थोड़ी सी बात किया करो, 10 मिनट ही बात किया करो, पर किया करो कि आज आपका दिन कैसा गुजरा। मतलब अपनी लड़कियाँ तो अपनी मम्मी से, लड़के भी कर सकते हैं मम्मी से, कभी हंसी मजाक में बोल दिया, मम्मी आज पहली बार पापा को देखने गए थे, कैसा क्या हुआ था बताओ ना एक बार, वो बात बताओ कैसे क्या हुआ था, सारा हंसी मजाक में बात कर ली। थोड़ा सा अपनी मम्मी पापा से घुल मिल के रहा करो, अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वरना वो खुश होते हैं, कैसी निकम्मी औलाद है, रात को खा के सो जाता है, सुबह 12 बजे तक पड़ा रहता है, डंडे मार मार के उठाना पड़ता है। औलाद पैदा की कि क्या है, सो रहे होते, घर वाले आते झाड़ू लगाने, एक हाथ ऊपर किया नीचे झाड़ू लगा, एक टांग ऊपर की नीचे झाड़ू लगा, निकल गए। ऐसी ज़िंदगी किस काम की, है ना। उन्हें भी अच्छा लगे, थोड़ा सा फील हो, हाँ मेरी औलाद है ना। कहीं 4 लोगों में बैठ के बात करें, अपना बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है। अरे कुछ बने नहीं बने अलग बात है, एक बार बात हो जाए तो बड़ी बात है ना। ऐसा होना चाहिए, उससे आपको बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। और इस मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के लिए जैसे कि कभी कभी क्या डिप्रेशन ज़्यादा ही चले जाते हैं, तो उस टाइम पे सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे मेरा तरीका ये होता है कि मेरे को जब बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो जाता है, तब मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुनना पसंद कर लेता हूँ। मतलब म्यूजिक, कान में ईयरबड्स लगाए और म्यूजिक सुनो और गाड़ी लेके कहीं निकल गए, एकांत में, भीड़ भाड़ में नहीं, एकांत में चलते, कहाँ जा रहे पता नहीं, पर चलते रहो। सबका ये तरीका नहीं होना चाहिए ना। मैं तो क्या है कि अब लाइफ सेटल है, कुछ यूनिक पढ़ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा तो पढ़ा ही है, पता चला तुम कहीं घर से निकल के घर वाले ढूंढे बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया कोई नोट वोट तो नहीं छोड़ के गया, वो मत कर देना, तुम्हारे को ये नहीं करना है ना। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, कान में ईयरबड्स लगाए और कहीं सुनसान रास्ते पे निकल गए, चलते रहे। जब मन पूरा संतृप्त हो गया रुके और फिर वापस घर पे आ गए।
है ना। ऐसा अब किसी का खाली गाना सुन के हो जाए, किसी का डांस करके हो जाए, किसी का कोई जो है इमोशन उसमें क्या बोलते हैं अपने धार्मिक हो जाए, तो कुछ पूजा वूजा कर लिया, किसी ने नमाज़ पढ़ ली, कुछ कर लिया, कुरान पढ़ लिया, किसी ने गीता पढ़ ली, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और फर्जी चीज़ दूर रखें, मोबाइल से कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है तो भूल ही जाइए, ठीक है ना। मैं भी अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़े टाइम बाद डाल देंगे इसको कोई नहीं देखने वाला, तुम खुद नहीं देखोगे इसको। अभी जो फेस टू फेस बात हो रही है वही काम आएगी बस, उसके बाद तुम्हारे कभी कुछ काम नहीं आएगा वीडियो, ना मेरे काम आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया दूसरा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ और क्या चाहिए अपन को सक्सेस होने के लिए, तो सक्सेस की लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए एक होता है PQ। ये क्या होता है? परसिवियरेंस कोफिशिएंट या परसिस्टिव कोफिशिएंट, या फिर इसको पेशेंस भी बोल सकते हैं। तो ये होती बेटा परसिस्टेंस, इसको आप परसिवियरेंस भी कह सकते हैं और इसको आप पेशेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है निरंतरता या अटलता या दृढ़ता, जो आपको कहना कह दीजिए, ये मतलब होता है इसका दृढ़ता। देखो जो मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए, मेरी अक्सर उनसे बात होती, कल भी बात हो रही थी, तो एक दिन वो भी मंदिर में आए थे घूमने के लिए, तो यहीं पे मेरे पास रुके, तो मैं ऐसे नोट्स पढ़े हुए थे, मेरे नोट्स में कोई क्वेश्चन दिखा उनको, तो उस क्वेश्चन में कहीं कहीं थीम थी एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम बोलते हुए अरे ये तो वो है, वो 4 दोस्त थे, चारों वो कर रहे, मुँह पे नहीं आया, फिर एक किसी के मुँह पे आया एल्गल ब्लूम। मैंने कहा हाँ एल्गल ब्लूम, अरे तो उसमें आता है क्या कहते हैं अपने लास्ट में थी क्या, सेकंड 12th में लास्ट में आता है ना एक चैप्टर, क्या था ये 3-4 चैप्टर एक साथ हुआ करते थे, याद ही नहीं। मैंने कहा इकोलॉजी, हाँ ये इकोलॉजी की। मैं कहा तो इकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम भूल गया, अरे काम ही नहीं आती ना, वो 12th वहाँ पर पढ़ी थी नीट के टाइम, उसके बाद काम ही नहीं। फिर मैंने उनको धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स के बारे में पूछा, तो उनको ये तो पता है इतने चैप्टर हुआ करते थे, इस चैप्टर में ये होता था, लेकिन चैप्टर के नाम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कितने ब्रांचेस थे सब कुछ भूल गए। इससे ये बात समझ में आती है कि कोई बच्चा अगर नीट में या किसी भी एग्जाम में पूरे में से पूरा स्कोर कर रहा है, उसको 10 दिन के या मान लो 1 महीने के गैप के बाद वापस कहा गया कि तुमको वापस एग्जाम देना है, तो उतना स्कोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको अभी चीज़ें आ रही है, क्योंकि आप लगातार उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बीच में अगर एक गैप आ जाता है तो उस गैप के बाद उन चीज़ों को आप उतना अच्छे से नहीं कर पाते। आप खुद देखिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अगर 10 दिन का गैप आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन के आ जाए, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी, सेम पेपर में भी आप उतना स्कोर नहीं कर सकते। माइनर होता है 15 दिन में, मैं सेम एक बार क्या 2 बार ऐसा कर दिया, मैंने सेम पेपर 2 बार दे दिया, फिर भी जो क्वेश्चन पिछली बार से था वो इस बार वापस से गलत कर दिया सेम क्वेश्चन में। क्यों हुआ? क्योंकि बीच में कंटिन्यूटी उस चैप्टर की टूट गई। जब तक आपके अंदर वो कंटिन्यूटी नहीं होगी तो नहीं होगा। ये जो नीट का खेल है ना, इसमें जो सेलेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो, लेकिन वो कंटिन्यूटी से अपना काम कर रहे हैं। एक मोमेंटम का खेल है सारा। जो नीट में 720 में 720 कर रहा है, हो सकता है उसको 700 जो है ना 20 के जो 180 क्वेश्चन, उसको 180 क्वेश्चन नहीं आते, उसको मात्र 179 क्वेश्चन ही आता है। एक क्वेश्चन उस मोमेंटम की वजह से हो जाता है, जिस मोमेंटम में वो चल रहा है, क्योंकि लगातार इतने टाइम से लगातार पढ़ रहा है, बीच में कोई गैप नहीं। और आपने अगर बीच में गैप दे दिया तो आप अपनी तैयारी में कोमा लगा देते हैं, और ज़्यादा लंबा गैप हो गया तो पूर्ण विराम भी लग सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कंटिन्यूटी का खेल है सारा। जो 12th में बच्चे वो भी ध्यान रखिए सारा। आप है ना वो सोचते हैं कि 2 रातें काली करके आप टॉप कर लेंगे, तो नहीं होगा। एग्जाम से पहले आपके तो इजी एक पेपर ही होता है, जैसे फिजिक्स का तो फिजिक्स ही होगा, केमिस्ट्री होगा, इनके तो सारा एक साथ होगा। लेकिन आपके एक पेपर है, फिर भी आप 1 रात या 2 रात काली करके पूरा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारा लगातार का चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बीच में किसी भी कारण बस ये कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूटी फिर मामला गड़बड़ है। जितने भी आप देख रहे हैं जो टॉपर है पिछले साल के, आप उन टॉपर से पूछिए, अपने 12th के टॉपर की बात कर रहा हूँ, क्या वो लगातार पढ़ते थे, बीच में 1-2 दिन का 10 दिन का ब्रेक लेते थे? तो आप पाएंगे कि उनमें से कोई भी ब्रेक नहीं लेता था, कोई भी। और जो अच्छे थे पढ़ने में बहुत ज़्यादा, उनके अगर स्कोर कम रहा तो आप देखिएगा उन्होंने पक्का ब्रेक ले रखा है बीच में, चाहे 5 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए हो, ब्रेक लिया है। और अगर ब्रेक लिया है, छुट्टी ली है, तो फिर उसका रिजल्ट आपको फाइनल डे देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी जो एब्सेंट होता है ना बहुत ज़्यादा, इनको एब्सेंट नहीं रहना है। ज़्यादा एब्सेंट रहने से आपको नुकसान है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं। बेटा तुम 10 दिन एब्सेंट करके 10 दिन की फीस कम दोगे, उतनी दोगे तो फिर क्या दिक्कत है? लगातार आओ ना। मैं मानता हूँ कभी बीमार हो जाते हो, पर बीमारी 1 दिन या 2 दिन की होती है। तुम सोचो तुम्हारे को जो मास्टर पढ़ा रहा है वो भी तो इंसान ही है ना, वो बीमार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बीमार होने पर क्या मैं क्लासेस छोड़ता हूँ क्या?
बैठ के पढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ तो मैक्सिमम मेरा पैर टूटा जब मैंने शायद 2 दिन की क्लासें मिस की होगी, पैर टूटने पर भी, है ना। वो भी मेरा हाईएस्ट था, क्योंकि पिछली बार में एक बार हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, पूरा हाथ खत्म हुआ था, तब तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं की थी, है ना। अभी पैर का थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाहर था इसलिए 2 क्लास मिस हो गई। आप सोचिए आपके साथ तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी, तो आप क्यों नहीं करते हैं। आज है ना, अब पड़ोस वाले जो आंटी जी हैं, उनके पीहर में बुआ की, नानी की, दादी की, सासू की, पोती की सगाई, मेरे को जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा तेरे को? तो समाज का काम है। अच्छा, ये तो तुम चाहते हो नहीं कम करो, ये वहाँ पे जाना। तुम सामाजिक प्राणी अभी नहीं हो, थोड़े टाइम के लिए सामाजिक प्राणी मत बनो। 11वीं 12वीं और नीट या जेई की जो प्रिपरेशन करो ना, ये 3-4 साल के लिए इतने सामाजिक मत रहो। 3-4 साल के लिए थोड़े स्वार्थी बन जाओ। सर हम नहीं गए तो हमारे कौन आएगा? अरे तो देख भाई, तेरा नाम के आगे जब डॉक्टर लगा होगा ना, तो जिसको नहीं बुलाएगा वो भी तेरे यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो इसके लिए आप इतना सोचे मत कि मैं नहीं गया तो क्या होगा। बेटा तू कोई भी नहीं जाएगा ना, तो दूल्हा अकेला जाके भी पन के आ जाएगा। तेरे जाने से ना तो शादी रुकने वाली है, ना किसी की मैयत रुकने वाली है, ठीक है। तो ये एक भ्रम अपने दिमाग में जो पाल रखा है ना, ये निकाल देना। तुमको अगर लग रहा है ऐसा नहीं है ना, तो एक काम करना, तुम सबके सोशल मीडिया अकाउंट पता है मेरे को, इंस्टाग्राम पे सभी हो, अपना अकाउंट डिलीट करो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद देखो कितने लोग पूछते हैं कि तुम्हें 1 महीने बाद वापस है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा 10 दिन भी आईडी नहीं चलता ना, कोई नहीं पूछने वाला कहाँ था नहीं था, है ना। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम उस दुनिया में ना छोटे से एक पर्सन हो। जैसे इसमें पढ़ोगे, अब एवोल्यूशन चलेगा, बिग बैंग थ्योरी हुई, तो हमारे यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज के अंदर आप देखते हैं तो मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी है, उसमें करोड़ों सितारे हैं, स्टार्स। उसमें से एक अपना सन है, उसके 9 प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से एक प्लैनेट अर्थ है। उस पर आप देखिए कि 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से ह्यूमन की एक स्पीशीज है, 200 देशों में से एक देश में आप रह रहे हैं, और यहाँ की टोटल आबादी में से एकमात्र आप इंसान हैं। बताइए आप कितना ज़्यादा बहुत महत्वशील इंसान है। कुछ भी नहीं है बेटा, तुम नहीं होगे तो भी दुनिया चलेगी, है ना। तुम इस समुंदर के अंदर एक बूंद के बराबर भी नहीं, न तुम न मैं, कुछ भी नहीं है ना। तो इतना ज़्यादा बहुत ऊपर अपने आप को तुरंत हाँ समझने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं हूँ, मैं नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, किसी को रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे इस बात को? तो वो है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, लगातार काम करना है। इसके बाद एक फैक्टर और है, चौथा, आपकी तैयारी को, आपके सक्सेस में जो भागीदारी निभाता है, और वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का माहौल। आपके आसपास का माहौल जो होता है, अगर आप सफल हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा असफल है, उसमें उस माहौल का बहुत ज़्यादा लेना है। इस माहौल में आपका स्कूल शामिल है, आपकी कोचिंग शामिल है, आपके दोस्त शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई शामिल है तो वो है आपके पेरेंट्स। आपके भाई बहन भी नहीं, भाई बहन से ज़्यादा कौन शामिल है यहाँ पे? पेरेंट्स। आपको परवरिश कैसी मिली है, कैसे आपके पेरेंट्स, उससे ये तय होता है कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं 2 तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बात बात पर बच्चों को दमन करते हैं, बच्चों का दमन करते हैं, सप्रेस करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं, तो हद से ज़्यादा तारीफ़ करने वाले, इनका मामला भी गड़बड़ रहेगा। और जो हद से ज़्यादा बच्चों का दमन करते हैं, उनमें भी मामला थोड़ा गड़बड़ रहेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अरे बेटा तो बहुत बड़ा तोहफ़ है यार, तेरे जैसा तो बच्चा ही नहीं है दुनिया में, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये तारीफ़ करना एक हद तक सही होता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, खाना नहीं खा रहा है, आपने खाना खिला दिया, और यार तो बहुत ताकतवर हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, बहुत बढ़िया। तो माँ अपने बच्चों को खाना ना खिलाती, दूध पिलाती, उसमें कहती चलता है। लेकिन ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके मम्मी पापा कह, अरे बहुत शानदार बेटा, तेरा जैसा तो कोई, मतलब तू तो लाजवाब, तेरा जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। इतना हवा में उड़ा रखा है बच्चे को, जबकि बच्चा ऐसा कुछ है नहीं। कुछ दिन सुई चुप के हो जाएगा। एक दिन बच्चा गया, किसी को मार के आ गया, घर आके पापा मैंने मार दिया। किसको मारा? तो उस लड़के को बहुत जोर से मारा मैंने, पत्थर किसी सर में मारी, सर फोड़ दिया। अब यहाँ पे याद हो सकता है क्यों मारा उसको, जाके सॉरी बोल के आओ, चलो अपन साथ चलते सॉरी बोलेंगे उसको। ऐसा घर में माहौल है तो ठीक है, और ऐसा नहीं है बल्कि तूने मारा, पहले किसने मारा? पहले उसने। कितने मारा उसने? 2। तूने कितने मारा? 8। शाबाश मेरा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा भी माहौल हो सकता है ना। और अगर ऐसा चल रहा है तो फिर एक दिन के गाली दे रहा था, कौन सी गाली दी? रुक मैं तेरे को और नोट्स बना तेरे को गाली सीखा। उसको आज कितने मारे? 8 मारे ना। अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए तेरे को तमंचा दिलाएंगे, 12 का हो जाए, 8 का है, 12 का हो जाए तेरे को तमंचा दिलाएंगे, फिर तेरे को बड़ी वाली पिस्तौल, कोई भी गड़बड़ कर शूट कर देना। अब ये बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा आप खुद समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, है ना। और ये वो सब जो अपने घर में देख रहा है, ये सोचता है कि टोटल ताकतवर मैं हूँ, सारी ताकत मेरे पास होनी चाहिए। अपने घर में भी क्या देखेगा कि अपनी माता को देखेगा, अपने पापा को देखेगा कि इनके मम्मी पापा में दास
और स्वामी वाला संबंध है, हेलोटिज्म चल रहा है ना। ये नौकरानी है, वो मालिक है, उसको कुछ कहने की मतलब आज़ादी नहीं, कुछ कह नहीं सकती घर में। तो उसको लगता है कि मेरे को अपने पापा जैसा बनना है और पापा से भी ऊपर जाना है ना। और इस मामले में फिर वो बहुत ही ज़्यादा क्राइम के रास्ते पे चल पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। हाँ, क्राइम में भी सक्सेस मिलेगी, पापा से आगे जाएगा, सक्सेस लेगा, तो सक्सेस में फ़र्क तो पड़ ही रहा है इस चीज़ का, है ना। लेकिन ये गलत राह पे चल पड़ा। अगर ऐसा किसी के आपके आस पड़ोस में, आपके घर में है, तो उनको पेरेंट्स को एक बार वीडियो दिखाना, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे पीछे छोड़ दो उनको बंदूक लेके। हाँ, ये आदमी यहाँ रहता है, इसका घर का एड्रेस नोट कर लो। कोचिंग और घर एक ही है, इतनी बजे से इतनी बजे तक यहाँ पे पाया जाता है ना। और दरवाजे ये हैं, ये वाला दरवाज़ा खुला रहता है, बंद रहता है, आप देख लेना, ऐसा ना हो जाए। दमन, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का हद से ज़्यादा दमन करते हैं, ये भी मामला गलत है। जैसे बच्चा पानी का, मैंने एक बार पहले बताई थी बात, बच्चा पानी का गिलास लेके आया, गिलास लेके आया, गिरा, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे गिरा दिया, भाग ले क्या, गिलास गिरा रहा है, मार दिया बच्चे को। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे गया, पापा आज पेपर हुआ था, कितने नंबर आए, 98, कितने में से, 100 में। थप्पड़ मार दिया, 2 नंबर क्यों कम आए, टॉपर कौन है, 99 वाला, क्या नाम है उसका, शर्मा जी का लड़का। और हमारे परिवार में आज तक कोई सेकंड नहीं आया, तो जैसे सेकंड आ गया, जाए यहाँ से। अब ये बच्चा जिसका इतना ज़्यादा दमन किया जा रहा है, ये दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। लेकिन एक दिन इसका वो चिंगारी लगे ना, एकदम फूटेगा, ब्लास्ट। ये एक दिन कुछ कर गुजरेगा, या तो खुद को ख़त्म कर देगा, माँ बाप को ख़त्म कर देगा, है ना। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा दमन कर रहे हैं, ऐसे को कहते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग। क्या कहते हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग। टॉक्सिक पेरेंटिंग का मतलब कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा दमन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दमन कर रहे हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, और माँ बाप को बात समझ ही नहीं आती। और ऐसा बहुत सारे करते हैं पेरेंट्स, है ना। ये तारीफ वाले मामले में भी एक केस मेरे देखने में आया, मतलब कि आकर के मेरे से पूछा कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही बच्चे की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक ठाक चल रही है, आप बच्चे से पूछो। नहीं, बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप बताओ आप कैसा पढ़ा रहे हो। गजब, बच्चे को ये भी नहीं पता कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं कि 8 प्रोटॉन हवा में उठा रखा है ना। तो 10वीं के 85%, 90%, 95% से आप ये नहीं समझे बच्चा बहुत तोप है, अरे वो तो निगल के उगल दिया, जिस वजह से % बन गए। IQ तो आगे पता चलेगा ना, अभी ज़मीन में से उगा है वो, है ना। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे, तो उसको टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं, है ना, कि माँ बाप ही मतलब गलत तरीके से परवरिश कर रहे हैं। और अगर आप कह दो कि तू सिखाएगा मैं बच्चे कैसे परवरिश किया जाता है ना, जबकि अपन तो गलत तू बता नहीं रहे, सही बता रहे, ऐसे से दूर रहे तो अच्छा है फिर, है ना। चलिए, तो एनवायरनमेंट, ये चीज़ें काफ़ी आपके सफलता के लिए, है ना। एक चीज़ और है जिसको अपन बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये इसकी ज़रूरत अभी नहीं होती है, जब आप जीवन में कुछ बन जाएँ उसके बाद इस चीज़ पे विचार करिएगा, अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ये क्या चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है आपको स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक या धार्मिक समझ लीजिए। अब धार्मिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वो मंदिर मस्जिद पूजा इसी में अपने 24 घंटे ख़त्म करें, वो नहीं कह रहा हूँ। अगर आप धार्मिक है तो बहुत अच्छी बात, धार्मिक होना चाहिए, है ना। आप मुस्लिम है, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते तो पढ़नी चाहिए, आप पूजा करते पाठ करते वो सब करते करना चाहिए, इससे क्या मन को शांति मिलती है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये वो नहीं है। यहाँ पर स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब है, मेरा मतलब है कि आप वर्ल्ड को समझें। वर्ल्ड का मतलब दुनिया, दुनिया को भी समझें जिसमें आप खुद को समझेंगे, और दुनिया के जो अदर्स हैं दूसरे उनको समझेंगे, और आपको पता चलेगा आप दुनिया से कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हैं, मतलब आप दुनिया से अलग नहीं हैं। जैसे एक रस्सी होती है, रस्सी का एक किनारा दूसरे किनारा, इन दोनों किनारों के बीच में तो बहुत कुछ है, तो आप इस बीच वाले मामले में ना तो आप बहुत ज़्यादा आगे हैं ना आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कहाँ है, ना तो बहुत ज़्यादा आप आगे हैं ना बहुत ज़्यादा पीछे, तुम्हारे आगे कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम सबसे पीछे ऐसा भी नहीं है, बीच में कंटिन्यूटी में दुनिया। और तुम्हें खुद को इस दुनिया से जुड़ा हुआ समझना है। मतलब किसी ने अगर कुत्ते को पत्थर मार दिया, किसी ने चलते चलते चींटी मार दी, ऐसा कर दिया, तो हो सकता है वो अपने आप को बहुत खुश समझे, बोले मैं कितना ताकतवर चींटी को मार दिया। लेकिन खोजना चाहिए क्यों मारा, इस चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आप इससे जुड़े हुए हैं दुनिया से, दुनिया के हर जीव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं कहीं आपको नजर आएगा। कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है, पता लगा कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, आपको चपटा करके चला गया, संभावना तो बनती है, नहीं बनती है क्या। तो अपन को किसी को बिना मतलब ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना है, और खुद को समझना है, दुनिया को समझना है, और अपन दुनिया से जुड़े इस चीज़ को समझना है ना। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली, मतलब खुद को दुनिया से जुड़ा हुआ समझना।
ठीक है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो उसके बाद आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, किसी को अच्छा बुरा कहने से पहले सोचेंगे। आ रही समझ में? तो इससे क्या आपका अंदर सेंसिटिविटी आएगी। सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशीलता आएगी, आप थोड़े संवेदनशील बनेंगे। और जब आप संवेदनशील बनते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनैलिटी में थोड़ा सा निखार आता है। थोड़ा सेंसिटिव इंसान को होना ही चाहिए। मतलब बहुत अमीर आदमी, इतना पैसा कि हद से ज़्यादा, मतलब 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ खाएगी तो पैसा खत्म नहीं होने वाला। उसके यहाँ पे बेचारे को मजदूर काम करता है, मजदूर से कोई छोटी सी गलती हो गई, ऐसा कैसा कर दिया, यूँ बूढ़ा मजदूर, उसको हर कुछ ही कह रहा है, इतना डांट रहा है बेचारे को, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे मजदूर को। तब मन में आता है कि यार कैसा आदमी है, इसके भी अंदर जरा सा भी इमोशन, यहाँ डांटना चाहिए, फटफटना चाहिए, तो थोड़ा अलग भी हो सकता है इसका भी, है ना। ये जो किया ना थोड़ा सा गलत लगा, समझ रहे इस बात को? तो वो आपके अंदर नहीं होना, थोड़ा सा आपका दिल को नरम होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सफल आदमी है, बहुत ज़्यादा सफल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहंकारी है, तो अपने आप ही आपके मन में उसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, बेटा एक दिन देखेंगे तेरे को, एक बार तू तेरा रिटायरमेंट आने दे, देख लेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो देखा है। और बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, नरम इंसान है, अपने आप ही उसके लिए आदर की भावना आ जाती है। क्योंकि आपको ना अपने अंदर अहंकार को नहीं बढ़ने देना है, अहंकार को घटाना है। जैसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके मन में भी ऐसा रहता है, हाँ इससे तो अच्छे से बात करें, इससे नहीं करें, इसको रहने दो। जहाँ पर भी आपको अगर दिख जाएगा वहाँ पे नहीं चल पाएंगे, है ना। लेकिन अभी की बात नहीं, ये तो आप सफल हो जाए, कुछ बन जाए, उसके बाद सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। यहाँ तक का आपको थोड़ा सा मामला ठीक ठाक रखना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। ऐसे और भी कभी मौका लगा तो और कुछ बातचीत करेंगे। आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पूछो। कोई क्वेश्चन है? नहीं? हाँ, अब मैं पूछूं। तो जिन बच्चों का अभी तक टारगेट डिसाइड नहीं था कि भैया हमारे को नीट करना है कि नहीं करना है, वो आज सोच लेना कि हम किस लायक हैं, क्या हम इस लायक है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको लगे तो अभी से एफर्ट करना शुरू कर देना। क्योंकि जिन बच्चों ने 12th के साथ मेहनत करी थी उनको नीट में यकीनन फ़ायदा हुआ। पूछिए इनसे, इनको 12th का फ़ायदा मिल रहा है, 11th का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने 11th पढ़ी नहीं। ये सोचा काश 11th में भी पढ़ लेते। पूछो इनसे, अगर मैं ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ तो, है ना। कभी अकेले बैठ के पूछ लेना, मैंने तो पूछ रखा है बहुत बार, है ना। तो अभी आप 12th में ही सजग हो गए तो आपको कहीं फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। कभी कभी हमको तो क्या है, लिमिटेड पढ़ाना होता है। लिमिटेड इसलिए पढ़ाना है क्योंकि देखो मैं पिछले 4-5 सालों से 4 साल तो मिनिमम मान के चलो कि ऑफिशियली 11th-12th को और इनको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी पढ़ा ही रहा था, लेकिन वो लगातार नहीं था, बीच में गैप आ रहे थे। तो लगातार जो मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ और 5-7 सालों से मैं सीख रहा हूँ, जितना मेरे को आता है, क्या एक ही बार मैं तुमको बता दूंगा 2-3 महीने 4 महीने में? कभी नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो जितना मेरे को आता है तो तुमको सीखना भी नहीं है, तुमको तो उतना सीखना जो तुम्हारे काम का है। तो बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर जो PhD करने लगते हो ना तुम, वो PhD वाली आदत छोड़ो ना। यहाँ पे PhD की बिल्कुल जरूरत नहीं, NCERT से क्वेश्चन आएगा, तुमको बताया जा रहा है वो पढ़ना है और बाकी छोड़ना है, ठीक है। जिन बच्चों का फिजिक्स वीक है और लग रहा है कि हमारा तो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा अगर फिजिक्स नहीं होती तो उनको मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, 7 चैप्टर्स। वो 7 चैप्टर तैयार कर लेना। नीट में 100 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, मतलब 100+ नंबर आते हैं। वो 7 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं ये साधारण बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 सालों में कितने क्वेश्चन ज़्यादा इन चैप्टर से आ रहे हैं, और कम टाइम में आप कम से कम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपका रे ऑप्टिक्स, एक है सेमीकंडक्टर, एक है आपका AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर है आपका EM वेव्स। EM वेव छोटा है कि बहुत बड़ा है? छोटा सा है ना EM वेव्स। एक मैग्नेटिज्म वाला भी है, मैग्नेटिज्म से भी आपने देखे क्वेश्चन बढ़िया। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर है। मैग्नेटिज्म वो वाला चैप्टर जो 5वां चैप्टर है ना, वो छोटा सा चैप्टर है। बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। ये 2 छोटे छोटे चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, और ये कुछ बड़े चैप्टर। कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 6। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये चैप्टर देख लीजिए, है ना। ये कब है? जब तुम्हारी केमिस्ट्री कंप्लीट है और बायोलॉजी कंप्लीट है, लास्ट फिजिक्स बच रहा है, तब पता चला तुम तैयारी इनकी करके गए और वो उधर तो कुछ भी नहीं है, उधर मामला 0 बटा सन्नाटा, वो मत कर देना, ठीक है। और बायोलॉजी में तो पूरे में से पूरा कुछ छोड़ने लायक नहीं है, ना तो केमिस्ट्री में छोड़ना ना बायोलॉजी में छोड़ना है। वो सब करने के बाद इन पे पकड़ अच्छी कर लेना, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन?